तो सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की तरफ से मैं सावित्री आप सभी का इस संवाद श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। CWDS ने, जैसे आप जानते ही हैं कि करीब पिछले 5 सालों से संवाद प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर और ख़ास तौर पर महिला संबंधित मुद्दों पर हिंदी में चर्चा की शुरुआत की थी। और इस वर्ष 2020 के जो अंतिम चरण में ये तीसरा संवाद है, जिसमें आज के जाने माने वक्ता आप सभी जानते हैं प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जो कि रीतिकालीन नायिका और भारतीय नारीवाद पर अपना वक्तव्य रखेंगे। प्रोफेसर दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी। प्रोफेसर दुबे, आपको किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु मैं संक्षेप में फिर भी कहना चाहूंगी कि अभय जी दिल्ली में स्थित विकासशील समाज अध्ययन, या जिसे हम अंग्रेजी में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS में भारतीय भाषा कार्यक्रम के डायरेक्टर के पद पे हैं, और वहां से निकलने वाला जो बाय एनुअल जर्नल है प्रतिमान समाज संस्कृति के प्रमुख संपादक भी हैं। और इनके आपके कामों की जो रचना है, काम की जितनी भी रचनाएं हैं, उसकी तो बेहद लंबी फहरिस्त है हमारे पास, और जिसमें संपादित और ट्रांसलेटेड रचनाएं भी शामिल हैं। और विजय झा ने पहले ही मेल के द्वारा सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है शेयर कर चुके हैं वो। लेकिन स्त्री संबंधित विषयों पर जो आपका काम है, उसमें संपादन के रूप में मैं सिर्फ उल्लेख कर रही हूँ हंस पत्रिका का जो स्त्री विशेषांक है, और जो रचनाओं में है फुटपाथ पर कामसूत्र, नारीवाद और सेक्सुअलिटी की कुछ भारतीय निर्मिताएं, और पितृसत्ता के नए मुख्य रूप से हैं। तो मैं और लंबी लिस्ट के अंदर नहीं जा रही। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि आप राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्राय टेलीविजन पर चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। और इसके अलावा क्योंकि हम सभी आपको सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं, तो मैं और समय नहीं लेते हुए, जो ये कार्यक्रम है हमारा संवाद का, जिसे विजय झा कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे इसको आगे बढ़ाएं और साथ ही ये जो आज का सेशन है इसको मॉडरेट करें। थैंक यू एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। विजय जी जी सावित्री जी, धन्यवाद। इसे मैं और नयन दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। नयन हमारी साथी, धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। अभय जी से अनुरोध है कि अब आप अपना वक्तव्य शुरू करें, क्योंकि हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। मैं सेंटर फॉर द वीमेन डेवलपमेंट स्टडीज का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि उन्होंने इस विषय पर मुझे अपने विचार आप लोगों के सामने रखने का मौका दिया। मेरा ये व्याख्यान 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में मैं जो रीतिकाल है, रीतिकाल का एक छोटा सा परिचय पेश करूंगा, बहुत संक्षेप में। और जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, खासतौर से हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन्हें मेरी बातें कुछ पुरानी लग सकती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग समाजशास्त्रीय विषयों के ऊपर और रीतिकाल से उसके संबंधों की चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए ये परिचय देना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। मैं इसे बहुत संक्षेप में रखूंगा, लेकिन मेरा इस परिचय देने के बारे से जुड़ा हुआ एक परिप्रेक्ष्य भी होगा। जो परिप्रेक्ष्य, जो मैं इससे संबंधित आगे बातें कहूंगा, उनसे जुड़ा होगा, वो बातें खोलेगा। इस व्याख्यान के दूसरे हिस्से में मैं हिंदी साहित्य की दुनिया में जो नारीवाद का उभार हुआ है और उसकी जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न अंतर्विरोध हैं, किस तरीके से नारीवाद हिंदी साहित्य की दुनिया में संसाधित हो रहा है, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहूंगा। व्याख्यान के तीसरे हिस्से में मैं बताऊंगा कि जो रीतिकालीन विमर्श है, रीतिकालीन कविता का विमर्श है, वो हिंदी की दुनिया में उभरने वाले नारीवाद और कुल मिलाकर भारतीय नारीवाद के से संबंधित क्या अहमियत रखता है, आखिरकार उसका महत्व क्या है, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ। और अपने चौथे हिस्से में, जो कि उपसंहारात्मक हिस्सा होगा, उसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने इन दोनों पहलुओं को, अपने व्याख्यान के दोनों पहलुओं को, जो रीतिकालीन कविता का विमर्श है और हिंदी में उभरने वाला और खास तौर से और आमतौर से जो भारतीय नारीवाद है, उसके विमर्श के बीच में क्या संबंध है, दोनों किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो दोनों किस तरह एक दूसरे का विकास कर सकते हैं, ये बात इसको आपके सामने सूत्र रूप में रखने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों से बोर नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर काफी हिस्सा साहित्य के बारे में है और हिंदी साहित्य के बारे में है।
लेकिन इसके अंदर ऐसी बहुत सी अनुभूजें होंगी, ऐसी बहुत सी प्रतिध्वनियां होंगी जो आप लोगों को लगेगा कि ये अन्य भारतीय भाषाओं की दुनिया में जो हो रहा है नारीवाद के ऊपर काम और नारीवादी चिंतन, और कुल मिलाकर अंग्रेजी में भी होने वाले नारीवादी काम और नारीवादी चिंतन से कहीं ना कहीं जुड़ता है। अपनी बात, चूंकि बात बहुत लंबी है और बहुत फैली हुई है, तो उसको सूत्र रूप में कहने के लिए, ताकि समय कम लगे और बातें उसमें ज्यादा हो जाएं, मैं अपने इस व्याख्यान को मोटे तौर पर लिख के लाया हूँ। वरना आमतौर पर मैं अपने व्याख्यानों को लिख के नहीं देता, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं कहीं पूरी बात बिखर ना जाए और ठीक से पहुंचे, इसलिए मैं उसको लिख के लाया हूँ। मैं उसको कुछ पढ़ूंगा भी और बीच बीच में आपसे बातें भी करूंगा। सबसे पहले, रीति का मतलब क्या है? रीत का मतलब है पद्धति या मेथड। रीतकाल का मतलब है एक ऐसा युग जब कविता करने की रीति या काव्य शास्त्रीय पद्धति के मुताबिक कविता सार्वजनिक रूप से सामान्य जनों को लिखने की शिक्षा दी जाती थी। और भारतीय समाज में यह एक अनूठा समय है, और यह समय 200 साल तक फैला हुआ है। ये छोटा मोटा समय नहीं है, ये समय 200 साल तक फैला हुआ है। 1640 से लेकर 1840 तक इसकी अवधि है। रीतकाल का पूरा दौर 1640 से लेकर 1840 तक का है, और यही 200 वर्ष का लंबा समय मेरी इस वार्ता के केंद्र में है। इस अनूठे युग पर मैं पहली बार कोई बात नहीं कह रहा हूं, हिंदी और अंग्रेजी में काम करने वाले विद्वानों की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, सुधीश पचौरी और डॉक्टर नामवर सिंह जैसे महत्वपूर्ण नाम इस विद्वत परंपरा के अंग हैं। इसी के साथ अंग्रेजी में एलिसन बुश, कालीचरण बहल, इमरे बंगा और स्टुअर्ट मैकग्रेगर जैसे लोगों ने इस विषय के ऊपर बहुत गहन और उत्तम पठनीय काम किया है। अगर हम यह मान लें कि भारत में आधुनिकता 1857 से आनी शुरू हुई, तो हम अपनी सुविधा के लिए ये कह सकते हैं कि रीतिकाल आधुनिक हिंदी के उदय से ठीक पहले का युग था, जिसमें संस्कृत के काव्य शास्त्रीय विमर्श का ब्रज भाषा के जरिए जमकर देशीकरण हुआ। भक्तिकाल के अलौकिक और आध्यात्मिक श्रृंगार की जगह लौकिक और ऐन्द्रिक श्रृंगार को महत्व दिया गया। नायक की जगह नायिका को प्रमुखता मिली, और मनुष्य के व्यक्तित्व की परिभाषा एक सेक्सुअल हस्ती के रूप में करने की चेष्टा की गई। मैं चाहता हूं इन बातों को रेखांकित किया जाए। आप लोग खास तौर से इन बातों का ध्यान रखें कि मैंने शुरू में ये बातें कही हैं कि रीतकाल में संस्कृत के काव्य शास्त्रीय विमर्श का ब्रजभाषा के जरिए जमकर देशीकरण हुआ। भक्तिकाल के अलौकिक और आध्यात्मिक श्रृंगार की जगह लौकिक और ऐन्द्रिक श्रृंगार को महत्व दिया गया। नायक की जगह नायिका को प्रमुखता मिली, और मनुष्य के व्यक्तित्व की परिभाषा एक सेक्सुअल हस्ती के रूप में करने की चेष्टा की गई। यह एक ऐसी अवधि थी जब ब्रजभाषा में काव्य शास्त्र और काव्य की बड़े पैमाने पर रचना हुई। इसमें न केवल संस्कृत के काव्य शास्त्र को आधार बनाया गया, बल्कि उससे भी परे जाते हुए एक उल्लेखनीय नवाचार करते हुए एक नए काव्य शास्त्र का पूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया गया। संस्कृत साहित्य की दुनिया में काव्य शास्त्र के आचार्य और कवि की हस्तियां अलग अलग होती थी। अब ध्यान देने की बात है, संस्कृत साहित्य में जो आचार्य था, यानी जो कविता करने की विधि सिखाता था, वो अलग था, और उस विधि को प्रयोग में लाकर जो कविता लिखता था, यानी जो रचनात्मक प्रयोग करता था, वह कवि अलग होता था। लेकिन रीतकाल की दुनिया इससे भिन्न साबित हुई। इसने संस्कृत साहित्य से लक्षण ग्रंथों के जरिए काव्य शास्त्र की पद्धतियां तो ग्रहण की, लेकिन इसमें आचार्यत्व और कवित्व दोनों एक दूसरे में मिल गए। यानी जो काव्य शास्त्र का आचार्य था, वही रीतकाल का महत्वपूर्ण कवि भी हुआ। जो आचार्य था वही कवि भी हुआ। जो सैद्धांतिक था वही अभ्यासकर्ता भी हुआ। काव्य शास्त्रीय निरूपण संस्कृत के सीमित दायरे से निकलकर जन भाषा में होने के कारण रचना प्रक्रिया की बारीकियां आम लोगों के लिए सुलभ होती चली गई। बहुत बड़े पैमाने पर अभिजन से लेकर सर्वजन तक ब्रज भाषा में काव्य रचना की लोकतांत्रिक संभावनाएं खुली। न केवल खुली, बल्कि ठोस धरातल पर वे घटित भी हुई। कवित्व, सवैया, दोहा, रचना लोकप्रिय जन संस्कृति की गतिविधियों का सामान्य अंग बन गया। ब्रजभाषा काव्य और उसके साथ साथ विकसित होने वाली ये काव्य कला
इसकी व्याप्ति केवल हिंदी क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने महाराष्ट्र और दक्षिण भारत को भी स्पर्श किया। स्वाभाविक तौर से उसका एक रिश्ता उर्दू साहित्य से भी बना और उसके तत्कालीन विकास से हुआ। ब्रजभाषा की काव्य रचनाओं को उर्दू और फारसी के लफ्ज अपनाने से परहेज नहीं था। दूसरी तरफ उस जमाने में रेख्ता, रेख्ती और हिंदवी की रचनाशीलता भी जनपदी भाषाओं के साथ गहरी दोस्ती के साथ लाभान्वित हो रही थी। तो ये रीतिकालीन कविता का ये 200 वर्ष लंबा जो वक्फा है, इस वक्फे ने न केवल दक्षिण भारत को भी स्पर्श किया और साथ में इस पूरे हिंदी भाषी इलाके में जो हिंदुस्तानी की परंपरा थी, जो उर्दू और हिंदी की मिलीजुली परंपराएं थी, उन परंपराओं का संयोग भी इसके साथ हुआ। इस पूरी रीतिकाल की खास बात यह थी कि इसके काव्यशास्त्र और कविता के केंद्र में नायक की नहीं, नायिका की शख्सियत थी। भारत के नाट्यशास्त्र में यह नायिका नाटक के मंच पर सक्रिय रहने के लिए कल्पित की गई थी और वात्स्यायन के कामसूत्र में इसकी गतिविधियां गणकालय की परिधि तक सीमित थी। रीतिकाल ने अपने विमर्श के जरिए इस नायिका को संस्कृत साहित्य से ग्रहण करके कहीं अधिक व्यापक रूप प्रदान किया और समाज की आधारभूत संस्था परिवार के भीतर और उसके इर्द गिर्द चलने वाले मानवीय संबंधों के मर्म में स्थापित कर दिया। अपनी इसी नायकोन्मुखता के कारण रीतिकाल द्वारा स्त्री का किरदार विशेष रूप से रेखांकित हुआ और उसके काव्यशास्त्रीय विमर्श में स्त्री खास तरीके से संसाधित हुई। इस लिहाज से रीतिकाल देश भाषा, जिसे आप वर्नाक्युलर कहते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे देश भाषा या जनपदी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया है। देश भाषा में होने वाले भक्ति काव्य से अलग था। भक्त की कविता मुख्यतः नायक प्रधान थी। उसमें नायक के प्रधान किरदार की पृष्ठभूमि में स्त्री का चरित्र अपनी समाज प्रदत्त भूमिकाओं में पूरी तरीके से डिसेक्सुअलाइज्ड कर दिया गया था और उसकी कामना आध्यात्म और भक्ति में इस कदर रंग दी गई थी कि उसके ऐन्द्रिक आयाम खामोश होने के लिए अभिशप्त हो गए थे। रीतिकाल ने नायिका को डिसेक्सुअलाइजेशन से निकाला, उसे सेक्सुअलाइज किया और उसके व्यक्तित्व की ऐन्द्रिकता उसको मुखर किया। सेक्सुअलाइज करते ही किसी राजा की रानी, किसी पति की पत्नी, किसी घर की बहू, किसी देवर की भाभी और पनघट की पनिहारन में लाजमी तौर पर वैयक्तिक स्वायत्तता की संभावनाएं उभरी। ऐसा करने के लिए रीतिकाल के काव्यशास्त्र में श्रृंगार रस को सर्वोच्च स्थान दिया गया। दरअसल रीतिकाल ने नायक नायिका युगल के समीकरण को बदलकर नायिका नायक कर दिया। मैं फिर चाहूंगा कि ये जो वाक्य है, ये सूत्रीकरण है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए कि रीतिकाल ने नायक नायिका युगल के समीकरण को बदलकर नायिका नायक कर दिया। इसकी शास्त्रीय अभिव्यक्ति दो तरह से हुई। एक तरफ संस्कृत साहित्य में उपलब्ध अष्ट नायिका भेद को और अधिक विस्तृत और परिष्कृत करके नायिका भेद की एक नई मनोवैज्ञानिक और शरीर शास्त्रीय संरचना निरूपित की गई, जिसमें नायिकाओं की किस्में 15, 16 या उससे भी ज्यादा थी। दूसरी तरफ चतुष्टांग नायक भेद को इस नायिका भेद के मातहत करते हुए उसके केवल एक ही रूप को रेखांकित किया गया, जो दरअसल नायक के 4 स्थापित भेदों में शताब्दियों से कहीं छिपा हुआ था। अब रीतिकाल का ये छोटा सा परिचय देने के बाद में अब मैं अपने व्याख्यान के दूसरे हिस्से में आऊंगा, जहां मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदी के साहित्यिक जगत में नारीवाद का एक खास तरह का उभार हुआ है और इस उभार ने हिंदी साहित्य की दुनिया का लोकतंत्रीकरण किया है, उसका रेडिकलाइजेशन किया है और उस जेंडर डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। लेकिन इस पूरे उभार, इस पूरी प्रक्रिया के कुछ अंतर विरोध हैं, जिनको रेखांकित करना, जिनको समझना बहुत आवश्यक है। अब मैं हिंदी साहित्य के नारीवाद के उभार का हवाला देते हुए दिखाने का प्रयास करूंगा कि साहित्य के क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण परिघटना के प्रमुख अंतर विरोध कौन से हैं, उनके जरिए किस तरह से यह 40 करोड़ हिंदी भाषियों का साहित्य नारीवाद की विभिन्न अभिव्यक्तियों से आवेशित हो रहा है। मुझे यकीन है कि हिंदी की दुनिया में जो हो रहा है वह विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में भी हो रहा है, उसकी भी झलक प्रदान करेगा। यहाँ तक कि भारतीय नारीवाद की जिन संरचनाओं की तरफ यह दुनिया इशारा कर रही है, उनसे अंग्रेजी में संसाधित हो रहा नारीवाद भी अछूता नहीं है। पिछले 30 साल के दौरान हिंदी लेखन में हुआ स्त्री लेखन का विस्फोट एक अनोखी घटना है। स्त्री लेखन ने कविता, कहानी और उपन्यास की विधा में तो लेखनीय हस्तक्षेप किया ही है, आत्मकथा लिखने में भी वे गैर दलित पुरुष लेखकों से बहुत आगे हैं। क्या स्त्री लेखन का यह विकास नारीवाद के सुपरिभाषित प्रभाव की देन है?
जहां तक नारीवादी आंदोलन का सवाल है, हिंदी जगत में उसकी कोई राजनीति अलग से नहीं दिखाई पड़ती। जो कुछ प्रमाण मिलते हैं वे सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र के ही हैं। मसलन पिछले 2 दशक में हिंदी में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में साइमन द बोवार की लिखित द सेकंड सेक्स का एक आंशिक पाठ स्त्री उपेक्षिता के नाम से, जिसका अनुवाद प्रभा खेतान ने किया था, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन चुकी है। अब तक प्रभा खेतान द्वारा अनुदित इस किताब की कम से कम 50,000 प्रतियां हिंदी क्षेत्र में बिक चुकी होंगी। इसके बाद एक किताब है फीमेल यूनिट, जर्वेन ग्रीन की लिखी हुई, जिसका अनुवाद मुझे याद पड़ता है कि मधु जोशी ने किया है, जो हिंदी की कवि हैं, और प्रभा जोशी हिंदी की उपन्यासकार थी। फीमेल यूनिट जैसी किताब भी हिंदी में खूब बिकी है। हिंदी की पत्रिका हंस ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने में नारीवाद का एक बहुत बेहतरीन और सांस्कृतिक इस्तेमाल किया है। इस पत्रिका ने राजेंद्र यादव के नेतृत्व में कई स्त्री अंक प्रकाशित किए हैं, और अर्चना वर्मा जो मुख्यतः एक नारीवादी स्त्री आलोचक थी, उनके संपादन में कुछ अंकों का संपादन हुआ। एक अंक का संपादन मैंने और प्रभा खेतान ने मिलकर भी किया था। ये स्त्री अंक इतने सफल थे, इनकी प्रतियां लोगों ने आज तक सहेज कर अपने पास रख छोड़ी हैं, और हंस जो मुख्यतः 10,000 प्रतियां हर महीने छपता और बिकता है, जब स्त्री अंक प्रकाशित होते थे तब उसका सर्कुलेशन पहले से मुकाबले बढ़ जाता होगा। हिंदी के प्रकाशक भी इस बात को समझते हैं कि हिंदी में नारीवाद कितना महत्वपूर्ण है, और कितना नारीवाद के इर्द गिर्द हिंदी के साहित्य की जो विधाएं संसाधित होती हैं, वो उसके तहत छपने वाली पुस्तकें हिंदी में कितनी ज्यादा बिकती हैं। हिंदी का हर प्रकाशक ये मानता है कि जब स्त्री लेखक उनके पास अपनी कोई पांडुलिपि लेकर आती हैं, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी संकलन हो, या वो कविता संकलन हो, तो उसकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है। और हिंदी के कई प्रकाशक नारी लेखकों द्वारा लिखे गए उपन्यासों के लिए तो एडवांस रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इन तथ्यों से एक बात तो स्पष्ट होती ही है, स्त्री लेखन के इस विस्फोट के पीछे नारीवाद की कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य है। उसकी मौजूदगी हर तरह के स्थापित विचारों को चुनौती दे रही है, और अचानक सभी को लगने लगा है कि हिंदी की आलोचना शास्त्रियों के पास स्त्री लेखन की गवेषणा करने लायक सक्षम उपादानों का अभाव भी है। कुल मिलाकर एक सुरक्षित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदी क्षेत्र का नारीवाद साहित्य और साहित्येतर लेखन के जरिए संसाधित हो रहा है। यह प्रक्रिया 2 अंतर्विरोधों पर गौर करके समझी जा सकती है। पहला अंतर्विरोध है स्त्री अधिकारों की दावेदारी बनाम स्त्री देह का प्रश्न, और दूसरा है मातृत्व और भगनीवाद बनाम घरेलू आधुनिकता का प्रश्न। अब मैं पहले स्त्री अधिकारों की दावेदारी बनाम स्त्री देह के प्रश्न को आपके सामने पेश करूंगा। पिछले दिनों काफी शिद्दत से उभरा यह अंतर्विरोध एक आकर्षक विवाद का रूप भी ले चुका है। हालांकि यह तय होना भी बाकी है कि पहली नजर में लग सकता है, लेकिन पहली नजर में लग सकता है कि आगे चलकर यही विवाद हिंदी के नारीवाद को परिभाषित भी करेगा। इस विवाद में 2 तरह की प्रस्थापनाएं आपस में टकराती हुई दिखती हैं। एक प्रस्थापना मोटे तौर पर नारीवाद को स्त्री के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों की दावेदारी तक सीमित मानकर चलती है। जैसे ही अधिकारों की चौहद्दी नारी के अंतरंग जीवन में प्रवेश करती है, परिवार और विवाह की संस्था को प्रश्नांकित किया जाता है, वैसे ही इस पक्ष को इस तरह के नारीवाद के दावेदारों को आपत्ति होने लगती है। यह पक्ष स्त्री की यौनेच्छा को गौर करने काबिल नहीं मानता। उसने देह विमर्श और भोगवाद नामक एक फिक्रा गढ़ लिया है, जिसे वह कभी उपहास और कभी आक्षेप की तरह इस्तेमाल करता है। जेंडर को क्लास के नेतृत्व में चलाने की परियोजना नाकाम हो जाने के बाद पुराने किस्म के मार्क्सवादी भी अब फेमिनिज्म की आड़ लेकर इसी पाले में आकर बैठ गए हैं। इसमें से कोई सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी से फेमिनिज्म निकाल लेना चाहता है, तो कोई लेनिन और क्लारा ज़ेटकिन के संवाद से आगे नहीं बढ़ना चाहता। बदलते हुए समाज के दबाव में स्त्री पुरुष संबंधों को फिर से गढ़े जाने के आग्रह से आहत शुद्धतावादी भी अपना चोला बदलकर इसी जमात में बैठे हुए हैं। ये तमाम मार्क्सवादी और शुद्धतावादी किसी जमाने में अपने अपने नजरिए से फेमिनिज्म के खिलाफ हुआ करते थे, पर आज नारीवाद का खुला विरोध करना पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया है। इसलिए उन्होंने इस वैचारिकी को अधिकारों के विमर्श में सीमित करने की परियोजना अपना ली है। दरअसल ये सब लोग सेक्सुअलिटी के विमर्श को हिकारत की निगाह से देखते हैं। मुश्किल यह है कि सेक्सुअलिटी का विमर्श रोके नहीं रोक रहा है। कभी वह वैकल्पिक यौनिकताओं के आंदोलन के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है, और कभी समाज में उभर रहे प्रेम के नए रूप उसकी झंडा बरदारी करते हैं।
यह विमर्श कभी तलाक के मुकदमों की बढ़ती संख्या के रूप में चौंकाता है, कभी लिविंग रिलेशनशिप के आधार पर बने कहीं अधिक लोकतांत्रिक परिवार का नया स्थापत्य बनाता हुआ दिखाई पड़ता है, और कभी उपभोक्ता क्रांति के हमलावर और सर्वग्रासी रवैये के रूप में सताता है। कभी खुद को सेक्स वर्कर घोषित कर चुकी वेश्याओं के घोषणा पत्र की चुनौती इसी विमर्श को अभिव्यक्त करती है। बदलते हुए समाज से त्रस्त होकर देह विमर्श और भोगवाद की प्रतिक्रिया में इस पक्ष का रवैया काफी उग्र हो चुका है। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और अपनाए गए लहजे के हिसाब से देह विमर्श में लगे हुए हर प्रयोग की हैसियत एक पिंप से अधिक नहीं है, और ऐसी हर स्त्री ज्यादा से ज्यादा पुंछ चली ही हो सकती है। इस अंतर्विरोध का दूसरा पक्ष देख रहा है कि भारतीय समाज की सेक्सुअल घड़ी अब धीमी रफ्तार से टिक टिक करने की बजाय कुछ तेजी के साथ भाग रही है। इसलिए वह शुरुआती अतीत में लौट जाने से बचना चाहता है, जब अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी आंदोलन ने वेश्याओं के संगठन को अपने सभागार में प्रवेश करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। आज नारीवाद उस मुकाम तक पहुंच चुका है जब वह विश्वास पूर्वक कह सकता है कि वह यौन पवित्रता के पुरुष निर्धारित मानकों पर खरी उतरने वाली नेक लड़कियों का शास्त्र बनने से ही संतुष्ट नहीं है। आज का नारीवाद बिना हिचक के कह सकता है कि अधिकांश विवाहित स्त्रियां भी पुरुष कोष्टक में पति के लिए सेक्स की सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति का माध्यम नहीं है। जब तक पति के साथ उसके संबंध नए सिरे से नहीं गढ़े जाएंगे, तब तक वह बिना किसी भुगतान के अनिश्चित और प्रेमहीन सेक्स वर्क करने के लिए मजबूर है। नारीवाद का यह पक्ष मांग कर रहा है, जिस तरह कभी केट विलेट ने, जिया जे ने, D.H. लॉरेंस और हेनरी मिलर जैसे ख्यातनाम साहित्यकारों की रचनाओं में आए यौन प्रसंगों की सत्ता समीकरणों के रूप में व्याख्या की थी, उसी तरह हिंदी साहित्य में आए प्रेम और यौन प्रसंगों की भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। पूरे हिंदी साहित्य की एक फेमिनिस्ट रीडिंग की मांग कर रहा यह पक्ष स्त्री की देह, उसकी यौनेच्छा और उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को अलग अलग करके देखने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं दूसरे अंतर्विरोध के ऊपर आऊंगा, मातृत्व और भगनीवाद बनाम घरेलू आधुनिकता का प्रश्न। हिंदी के नारीवाद की राजनीति का यह दूसरा अंतर्विरोध विचारों के संसार में पश्चिमी नारीवाद द्वारा प्रवर्तित कुछ पुराने पड़ चुके सिद्धांतों की आड़ में छिपा रहता है। पहली नजर में यह सुचिंतित लगता है, पर बौद्धिक मुहावरे की परत उतरते ही इसका कंजर्वेटिज्म दिखाई देने लगता है। इस विमर्श में मातृत्व और भगनीवाद का बेतहाशा मूल्यवर्धन किया जाता है, इतना कि अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए उसे जैविक तात्विकतावाद, बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म की शरण लेनी पड़ती है। नतीजे के तौर पर स्त्री उसके लिए अनिवार्य रूप से नेक, मधुर, कल्याणकारी, पोषक और पृथ्वी जैसे धारक तत्वों से परिपूर्ण हो जाती है। जैविक तात्विकतावाद के कारण इस विमर्श में स्त्री की सेक्सुअलिटी देह के तंतुओं की कथित रूप से भिन्नता तक सीमित रह जाती है। स्त्री को श्रेष्ठतर करार देने के चक्कर में यह विमर्श भूल जाता है कि जर्मन फांसीवादियों और हमारे हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादियों ने स्त्री पर इन्हीं विशेषताओं को आरोपित करने में एक पूरी सदी खपाई है। शुरुआती आग्रहों के बाद पश्चिमी नारीवादियों को यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए वे कुशलता के साथ इससे बाहर निकलने में कामयाब रही। लेकिन भारत में और खासकर हिंदी की दुनिया में आज तक इन्हीं सूत्रीकरणों से काम चलाया जा रहा है। हकीकत की जमीन पर नारीवादी आंदोलन की यह प्रवृत्ति उस समय बुरी तरीके से अंतर्विरोधग्रस्त हो जाती है जब उसे भूमंडलीकरण और बाजारवाद की संरचनाओं से दो चार होना पड़ता है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं, ब्यूटी पार्लरों, संस्कृति और उपभोक्तावाद के खिलाफ एक्टिविज्म की प्रक्रिया उसे भूमंडलीकरण की दक्षिणपंथी आलोचना के नजदीक ले जाती है। जरा सी फिसलन होती है और इस तरह का नारीवाद स्त्री को अपनी ऐन्द्रिक पहचान के किसी भी तरह के प्रदर्शन से रोकने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। व्यवहार में नारीवाद के कुछ हिस्से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वों के साथ गठजोड़ करते हुए भी दिखते हैं। मातृत्व का अतिशय मूल्यवर्धन परिवार की परंपरागत संरचना के आधारभूत घटकों में से एक है। हिंदी समाज की दुनिया में इसके कुछ और भी असर देखे गए हैं। मसलन जब कोई महिला अपने पति या पार्टनर को आत्मकथ्य के जरिए सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा करती है, तो हिंदी की नारीवादी महिलाओं को उनकी यह दावेदारी आसानी से हजम नहीं होती। मल्लिका अमरशेख की आत्मकथा हो, कौशल्या बैसंत्री का दोहरा अभिशाप हो, या मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी हो, असीमा भट्ट का आत्मवृत्त हो, हिंदी के नारीवाद के पैरोकारों ने अपनी इन भगनियों के पक्ष में मोर्चा संभालने की शुरुआत करना तो दूर, उनके प्रयासों को अनमनेपन के साथ ही देखा है। यही वह प्रवृत्ति है जिसके कारण सरेआम स्त्री का आखेट करने और उसे अपनी मर्दानगी के ठप्पे की तरह छपवाने वाले हिंदी के बुद्धिजीवी नारीवादी आक्रोश से साफ बच निकलते हैं। मातृत्व स्त्री की खूबी है, पर नई स्त्री अपनी नैसर्गिक विशेषता के साथ
नए सिरे से संवाद स्थापित करने में लगी हुई है। वह ऐसे अपनी शख्सियत की सीमा बनाने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने बेटे को छाता थमाने के चक्कर में अपना जीवन नहीं गंवाना चाहती। वह मुर्गी की तरह केवल अपने अंडे नहीं सहना चाहती। मातृत्व को नए सिरे से परिभाषित करना घरेलू आधुनिकता की पुनर्रचना करने के लिए अनिवार्य है। जहां तक भगनीवाद का सवाल है, वह वर्ग और जाति के प्रश्नों के साथ सीधी मुठभेड़ किए बिना धरती पर कैसे उतारा जा सकता है। स्थिति यह है कि हिंदी के नारेवादी दलित आंदोलन का इतिहास भी ठीक से नहीं पढ़ते। यह इतिहास उनकी अस्मिता के वर्ण संबंधी पक्षों को बुरी तरह से घायल कर सकता है। पितृसत्ता कोई एकांगी शय नहीं है और दूसरी ओर परिवारों के भीतर आधुनिकता के आयामों का तेजी से प्रवेश हो रहा है। बनती हुई स्थितियां इशारा कर रही हैं कि जल्दी ही नई स्त्री परंपराजन्य पितृसत्ता के बजाय आधुनिकता जन्य पितृसत्ता से मुखामुखम होते हुए दिखेगी। स्त्री को घर और बाहर के बीच अभी तक बने समीकरण बदलते हुए दिखेंगे और घर की बजाय बाहर से उसका संवाद कहीं अधिक होगा। इन दो अंतर्विरोधों का जिक्र करने के बाद में अब मैं अपने व्याख्यान के तीसरे हिस्से में दिखाने की कोशिश करूंगा कि रीतिकाल और उसके विमर्श का संबंध भारतीय नारीवाद से कैसे बनता है और उसके जरिए हम ऊपर बताए गए अंतर्विरोधों को संबोधित करने की संभावनाएं किस प्रकार खोल सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें रीतिकालीन विमर्श के एक बहुत बड़े नाम, इनकी चर्चा बहुत कम होती है लेकिन मेरी निगाह में इनका महत्व बहुत है, ये है कालीचरण बहल। इनके विमर्श में एक डुबकी लगानी होगी। बहल भाषा शास्त्री और साहित्य शास्त्री थे। उनका सारा शोध अंग्रेजी में हुआ है और वे ज्यादातर विदेशी विश्वविद्यालयों में रहे। बहल ने 70 और 80 के दशक में किए गए दो अनुसंधानों के जरिए 17वीं सदी में केशव दास और रीतकालीन कविता के उन पक्षों पर रोशनी डाली है जिनके कारण नायक और नायिका के संबंधों में रेडिकल परिवर्तन होता है और वह बदलकर वह पूरा का पूरा युग्म नायिका और नायक का युग्म हो जाता है। यानी नायक की प्रधानता की बजाय उसके ऊपर नायिका की प्रधानता स्थापित हो जाती है। इसके लिए बहल पहले भारतीय परंपरा में प्रेम की परिभाषा का सूत्रीकरण करते हैं। उनके अनुसार भारतीय परंपरा में प्रेम की अवधारणा 3 तरह से संसाधित होती है। कामशास्त्रीय परंपरा में प्रेम नैसर्गिक ऐन्द्रिकता की नुमाइंदगी करता हुआ काम के रूप में व्यक्त होता है। काव्यशास्त्रीय परंपरा में वह श्रृंगार रस के रूप में सौंदर्य मूलक अनुभव हो जाता है और भक्तिशास्त्रीय परंपरा में वह प्रेमा भक्ति का रूप ग्रहण कर लेता है। बहल का दावा यह है कि ये तीनों पहलू प्रेम में एक साथ मौजूद रहते हैं। भारतीय परंपरा में जो प्रेम का विमर्श है, जो लव का डिस्कोर्स है, उसमें ये तीनों पहलू एक साथ मौजूद रहते हैं। इसकी तस्दीक भक्ति साहित्य में आसानी से हो सकती है। मसलन सूरदास केवल वात्सल्य रस के कवि नहीं है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले बच्चन सिंह हमें बताते हैं कि सूरसागर में खंडिता, अभिसारिका, वासक सज्जा, मध्य धीरा, क्रिया विदग्धा आदि के रमणीय चित्र नायिका भेद की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका विचार है कि संभवतः इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रीतकालीन नायिका भेद पर भी पड़ा होगा। श्रृंगार के पहलू तुलसीदास की रचना गीतावली में भी हैं। यहां तक कि रहीम के पास भी बरवे नायिका भेद है। यह परिभाषा देने के बाद में बहल ने प्रतिपादित किया है कि रीति ग्रंथ संस्कृत काव्यशास्त्र से सिर्फ उधारी नहीं लेते बल्कि उसमें नई बातें जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में वे हिंदी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग तरह के काव्यशास्त्र की निर्मिति करते हैं जिससे संस्कृत साहित्य प्रदत्त भिन्न रस सिद्धांत की पुष्टि होती है। इस विषय पर लंबी चर्चा की जा सकती है कि संस्कृत काव्यशास्त्र को श्रेष्ठ मानकर किया गया विश्लेषण क्यों इस तरह के नवाचार की सराहना नहीं कर पाता। लेकिन मैं अपने सीमित उद्देश्य के लिहाज से बहल के शोध के केवल उन पहलुओं का जिक्र करूंगा जिन पर जोर देने से मुझे स्त्री की व्यक्तिगत स्वायत्तता और सेक्सुअलिटी के आयामों के बारे में रीतकालीन काव्य के उस रवैये को रेखांकित करने में मदद मिलेगी जो ऊपर बताए गए भारतीय नारीवाद के अंतर्विरोधों के बीच एक नई नारी की स्थापना में हमारी मदद कर सकता है। बहल ने अपने विश्लेषण के केंद्र में साहित्य और लोक में प्रचलित प्रेम गाथाओं को रखा और उन्हें 2 वर्गों में बांट दिया। पहले वर्ग को उन्होंने अंग्रेजी में MF मेल फीमेल और दूसरे वर्ग को FM फीमेल मेल का नाम दिया। पहली श्रेणी में शिव पार्वती और ढोला मारू ऐसी प्रेम कथाएं रखी गई जिसमें पुरुष पात्र पहले आता है और स्त्री पात्र बाद। दूसरी श्रेणी में मालविका, अग्निमित्र, राधा कृष्ण, सीताराम, हीर रांझा को रखा गया जिसमें स्त्री पात्र पहले और पुरुष पात्र बाद में आता है।
इसके बाद बहल ने दोनों श्रेणियों के संचालक तत्वों की तुलनात्मक तालिका बनाई और दिखाया कि नामोल्लेख समीकरण में किस तरह नायक और नायिका को मिलने वाली प्राथमिकता यूं ही नहीं है। दरअसल साहित्य और समाज द्वारा किया जाने वाला यह नामकरण प्रेम और स्त्री की शख्सियत के साथ उसके रिश्ते के परस्पर भिन्न आख्यानों की नुमाइंदगी करता नजर आता है। मैं यहाँ पुरुष प्रथम श्रेणी की को लेखन की सुविधा के लिहाज से मेल फीमेल और फीमेल मेल को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है, लेकिन अभी हम लोग मेल फीमेल और फीमेल मेल के रूप में ही इसको देखें। बहल ने ध्यान दिलाया कि मेल फीमेल श्रेणी की प्रेम गाथाओं में दोनों पात्रों का प्रारब्ध पति पत्नी के रूप में पहले से तय होता है। दोनों पात्रों का प्रारब्ध पति पत्नी के रूप में पहले से तय होता है। स्त्री को सक्रिय रूप से अपने पूर्व निर्धारित पति को पाने की कोशिश करनी पड़ती है और तमाम प्रेमिकाओं के लिए कई तरह की तकलीफों और निराशाओं के वर्णन के बाद में दोनों का पति पत्नी के रूप में विवाह होते हुए दिखाया जाता है, जिसके परिणाम संतान और परिवार के रूप में निकलते हैं। मैं इस बात को एक बार फिर से आपके सामने कहता हूं क्योंकि ये चीज दर्ज होनी जरूरी है कि मेल फीमेल श्रेणी में की प्रेम कथाओं में दोनों पात्रों का प्रारब्ध पति पत्नी के रूप में पहले से तय होता है। स्त्री को सक्रिय रूप से अपने पूर्व निर्धारित पति को पाने की कोशिश करनी पड़ती है और सभी प्रेमिकाओं के लिए कई तरह की तकलीफों और निराशाओं के वर्णन के बाद दोनों का पति पत्नी के रूप में विवाह हो जाता है। इसके परिणाम संतान और परिवार के रूप में निकलते हैं। ये सारा घटनाक्रम समाज के बीच परिचित माहौल में घटित होता है। इसके बिल्कुल उलट, इसके ठीक विपरीत फीमेल मेल श्रेणी की प्रेम गाथाओं में पुरुष एक ऐसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है जो उसकी पत्नी होने के लिए पूर्व निर्धारित नहीं है। पुरुष एक ऐसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है जो उसकी पत्नी होने के लिए पूर्व निर्धारित नहीं है। प्रेमी को अपनी प्रेमिका पाने की कोशिश करनी पड़ती है और जरूरी नहीं कि प्रेमिका को पता भी होगा उसे कोई उसे पाने का प्रयास कर रहा है। जरूरी नहीं कि प्रेमिका को पता भी होगा उसे कोई पाने का प्रयास कर रहा है। वे आगे चलकर पति पत्नी बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। दरअसल इस श्रेणी के लिए विवाह जरूरी न होकर प्रेम मिलन ही उसका लक्ष्य है। इस श्रेणी का अंतिम लक्ष्य विवाह नहीं है। अनिवार्यता विवाह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य प्रेम मिलन है। इस श्रेणी का पूरा घटनाक्रम समाज के बीच परिचित वातावरण में घटित नहीं होता, बल्कि कहीं और घटित होता है। एक ऐसी जगह घटित होता है जो समाज की नजरों से थोड़ी ओझल है। कालीचरण बहल यह भी ध्यान दिलाते हैं कि मेल फीमेल श्रेणी में नायिका की किस्म एक ही है। यहां नायिका भेद संभव ही नहीं है। यहां नायिकाओं की सारी किस्में जो हैं वो एक ही भेद में उनका समाहार कर दिया गया है। जबकि महिला पुरुष श्रेणी में नायिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की, स्वकीय, परकीय और सामान्य। इस श्रेणी में राधा एक परकीय नायिका है और सीता एक स्वकीय नायिका है। राधा एक परकीय नायिका है और सीता एक स्वकीय नायिका है। नायिका अगर स्वकीय है तो उसे मां के समान अयौनिकृत शख्सियत दी गई है, जबकि परकीय नायिका का व्यक्तित्व बेहद सेक्सुअलाइज्ड है। आप सीता और राधा के व्यक्तित्व का ये फर्क देखिए। चूंकि सीता एक स्वकीय नायिका है तो उनको मां के समान एक डिसेक्सुअलाइज्ड हैसियत दी गई है। जो परकीय नायिका जो राधा है उनका व्यक्तित्व बेहद सेक्सुअलाइज्ड है। बहल का यह दावा ध्यान देने योग्य है कि पुरुष महिला श्रेणी संस्कृत काव्यशास्त्र पर छाई हुई है। इसके विपरीत भक्तिकालीन प्रेम गाथाओं से के गर्भ से जन्मी रसिक शैली की रीतिकालीन प्रेम श्रृंगार कविता मुख्यतः महिला प्रथम श्रेणी पर अवलंबित है। इसलिए उसे नायिका भेद की आवश्यकता है। बहल के मुताबिक जिस श्रृंगार रस की महिमा केशव दास और रीतकाल के अन्य आचार्य कवि गाते हैं वह कृष्ण भक्त रसिक कविता को भी सामने लाता है और राम भक्त रसिक कविता को भी सामने लाता है। केशव दास ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में दोनों तरह के काव्य की सिलसिलेवार व्याख्या और सैद्धांतिकता प्रस्तुत करते हुए दिखाया है किस तरह ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनमें एक दूसरे पर और दूसरा एक पर प्राथमिकता प्राप्त करता रहता है। यहाँ एक टिप्पणी विषयानुकूल होगी कि साहित्य इतिहास के विद्वानों ने, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के स्कॉलर्स ने यह देखने समझने की कोशिश कभी नहीं की कि भक्ति काल में बनी भक्ति रस, प्रेम रस और श्रृंगार रस की अनूठी त्रिवेणी के केंद्र में ईश्वर का आराध्य
पुरुष रूप ही क्यों था, अर्थात लोक जागरण के श्रेय से संपन्न सांस्कृतिक उत्पादन की अवधि मुख्यतः नायक प्रधान ही क्यों थी, और इस दौरान स्त्री को कौन सी जगह प्रदान की गई थी। चूंकि इन विद्वानों की आंखें जेंडर निरपेक्षता से ग्रस्त थी, इसलिए उन्होंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की इसी त्रिवेणी के गर्भ से निकले रीतकाल के केंद्र में नायिका कैसे आ गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इशारों के बावजूद वे खुद को यह देखने के लिए कभी नहीं मना पाए कि आध्यात्मिक को अलौकिक ने कैसे प्रतिस्थापित किया। उन्होंने इन प्रश्नों को पर कभी गहराई से विचार नहीं किया कि यह बौद्धिक और साहित्यिक इंजीनियरिंग कैसे हुई, इसका विन्यास क्या था और इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। अब मैं आता हूं अपने लेख के चौथे हिस्से पर, जो कि उपसंहारात्मक है। यहां मैं कंक्लूड करूंगा। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जब रीतकाल या रीतकालीन समाज की चर्चा होती है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं होता कि समाज की अवधि की कोई खास ऐतिहासिकता थी या इसका कोई सुपरिचित समाजशास्त्र था। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि रीतकाल एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय परिघटना नहीं थी, बल्कि वो एक विमर्शी परिघटना थी, डिस्कर्सिव फिनोमेना था। इसका गहरा संबंध प्रेम और श्रृंगार से संबंध मानवीय प्रवृत्तियों से था। इसलिए चूंकि सेक्सुअलिटी के माध्यम से मनुष्य के संपूर्ण मानस और व्यक्तित्व की गहनता और कई बार गोपनीय अभिव्यक्तियां रूपाकार होती हैं, इसलिए रीतकाल और उसका विमर्श सेक्सुअलिटी को जेंडर डेमोक्रेसी की डगर पर ले जाने वाले बौद्धिक उपादान के रूप में हमारे सामने आता है। न केवल यह, बल्कि रीतकाल का यह विमर्श, जो कि भारत में आधुनिकता की शुरुआत होने से 200 साल पहले के आचार्यों द्वारा बनाया गया विमर्श है, यह विमर्श असल में देखा जाए तो भारतीय समाज के हर युग के लिए वैध है। भारतीय समाज के प्रत्येक युग की व्याख्या इस विमर्श की रोशनी में रखकर की जा सकती है। आजादी के बाद चली आधुनिकीकरण की संश्लिष्ट प्रक्रिया के गर्भ से समाज के फलक पर एक नई नायिका का उदय हुआ। यहां मैं दिखाना चाहता हूं कि रीतकाल का यह विमर्श, क्योंकि हर युग के लिए वैध है, हर युग के लिए उसकी प्रासंगिकता है, वह आजादी के बाद जो समाज के मंच पर एक नई सामान्य जीवन में से एक नई नायिका पैदा हुई, उस नायिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद चली आधुनिकीकरण की संश्लिष्ट प्रक्रिया के गर्भ से समाज के फलक पर एक नई नायिका की सक्रियता रेखांकित हुई। रीतिकालीन आचार्य कवि जिस नायिका के इर्द गिर्द अपना विमर्श और रचनाशीलता गूंथ रहे थे, वह उनके काव्य ग्रंथों के पृष्ठों पर निश्चित रूप से मुकर थी, लेकिन संभवतः तत्कालीन समाज में उस वक्त उसकी अभिव्यक्तियां अपेक्षाकृत मौन थी। इस समीकरण को बदलते हुए 20वीं सदी के आखिरी 3 दशकों में उभरी आधुनिकीकृत नायिका की आवाज जीवन के हर क्षेत्र में गूंजती हुई सुनाई पड़ी। साहित्य के क्षेत्र में ही वह न केवल साहित्यकार के रूप में सामने आई, बल्कि उसने अपने जैसी नायिकाओं को बड़े पैमाने पर कल्पित भी किया। यह नायिका नारीवाद, उदारतावाद, मार्क्सवाद और आधुनिकता प्रदत्त अन्य वैचारिक औजारों से लैस थी। इसलिए जैसे ही आधुनिकीकरण के फलक पर एक ऐसी स्त्री का जन्म हुआ, इसकी सामाजिक भूमिका पत्नी, पुत्री और अपने पुत्र की शिक्षिका से अधिक विस्तारित थी, और जो सामाजिक भूमिका और अपनी देह को अलग अलग खानों में बांटने के लिए तैयार नहीं थी, वह एक समूची नारी की तरह खुद को पेश करना चाहती थी। रीतकालीन नायिका और इस आधुनिकीकृत नायिका के बीच सबसे बड़ी समानता यही थी कि उसने बहू, पत्नी, गृहिणी और मां जैसी भूमिकाओं के साथ अपने सेक्सुअल पक्षों को जोड़ने का आग्रह किया था। हिंदी के नवांकुर नारीवाद में एक शब्द चलता है, भोगवाद। इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। ये शब्द नारीवादी विमर्शकारों ने उन पुरुष आलोचकों से ग्रहण किया है जो रीतकाल को हिंदी के साहित्य इतिहास से मिटा देने पर तुले हुए हैं। इस प्रक्रिया पर मैंने अलग से विचार किया है और अगर जरूरत पड़े तो इस पर यहां भी चर्चा की जा सकती है। खास बात यह है कि वैसे तो स्त्री विमर्शकारों ने रीतकाल से परहेज ही किया है, पर यह कहीं निगाह डाली भी गई है कि यह दिखाने के लिए कि रीतकालीन भोगवाद की जड़ भक्तकालीन श्रृंगार में है और उसकी जिम्मेदारी तुलसीदास और सूरदास वगैरह पर डाली जानी चाहिए। यानी सूरसागर में, कवितावली में या रहीम के काव्य में अगर कुछ श्रृंगार के पहलू हैं तो आलोचक गण बताते हैं कि रीतकाल की तथाकथित, जिनको विकृतियां कहते हैं, वह दरअसल भक्ति काल में इन संत भक्त कवियों का जो श्रृंगारिक विचरण था उससे जुड़ी हुई है। यह तर्क भले ही अधकचरे और सरलीकृत फेमिनिज्म का संकेत दे, पर इसमें कुछ समझने लायक बात है। इस तर्क की अनुसंधानात्मक वैधता पर विचार करते समय ये देखना होगा कि भोगवाद के इस प्रत्यय में शुद्धतावाद, परंपरावाद और सामाजिक सांस्कृतिक अनुदारतावाद के घटक कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं। साथ में यह पड़ताल भी करनी होगी कि राधा कृष्ण के युगल ने भक्तिकाल से रीतकाल तक की यात्रा कैसे की है
और इन दोनों सांस्कृतिक मुकामों के बीच उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। इस जांच के लिए कई तरह के आयनों का इस्तेमाल करना होगा। इसमें एक आयना यह भी है कि आधुनिक हिंदी कविता अपने प्रिय प्रवासीय संस्करण के बाद राधा के किरदार को कैसे पहले बदलती है और फिर विलुप्त कर देती है। दूसरी तरफ हिंदी के नारीवादी विमर्श का एक अपवाद स्वरूप पहलू यह भी है, जो एक तरफ संस्कृत साहित्य से लिए गए ब्रज भाषा के नायिका भेद की समाजशास्त्रीय जांच पड़ताल करने की अपील करता है, और दूसरी तरफ रीतकाल पर छाए हुए श्रृंगार रस के स्रोत को संस्कृत साहित्य के काव्यशास्त्रीय उद्गम में न देखकर ग्राम्य गीतों की उस परंपरा में देखने का आह्वान करता है जो मुख्यतः ग्रामीण स्त्रियों की रचनाशीलता के साथ जुड़ी हुई है। पहली नजर में देखने में तो लगता ही है कि नायिकाओं के बीसियों भेदाभेद न तो जाति के जरिए संसाधित होते हैं न धर्म के जरिए। ये रीतकालीन विमर्श की खास बात है। हजारी प्रसाद दुबे जी ने इस विमर्श को इसीलिए एक सेकुलर विमर्श के रूप में हम लोगों के सामने पेश किया है। और भक्तिकाल और रीतकाल काल की दृष्टि से देखें तो भक्तकालीन विमर्श और रीतकालीन विमर्श समकालीन है। एक ही समय दोनों हो रहे हैं। जब केशव दास है उसमें तुलसीदास भी है, जिसमें भूषण है उसमें मतीराम भी है। जब वीर रस के कवि हैं, भक्त के कवि हैं, उस वक्त रीतकालीन कवि भी सक्रिय हैं और अपनी महान कविता लिख रहे हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये काल केवल साहित्य का इतिहास लिखने की दृष्टि से तारीखवार अलग अलग किए गए हैं। ये दरअसल अलग अलग काल नहीं है, यही पूरा समय है जबकि ये तीनों तरह की कविताएं सामने आ रही हैं, तीनों तरह के काव्यशास्त्र हम लोगों के सामने आ रहे हैं। पहली नजर में देखने में तो लगता ही है कि नायिकाओं के ये बीसियों भेदाभेद न तो जाति के जरिए संसाधित होते हैं न धर्म के जरिए, वे चमड़ी और आंखों के रंग के माध्यम से भी संसाधित नहीं होते। इस लिहाज से वे सेकुलर भी हैं और नस्लवाद से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखना तो यह होगा कि कहीं वे तात्विकतावादी तो नहीं है, कहीं उनमें एसेंशियलिज्म तो नहीं है। उनका एसेंशियलिज्म अगर है तो वो किस किस्म का है? श्रृंगार रस और ग्राम्य गीतों के आपसी रिश्ते के रीतकालीन अंजाम का संधान करते ही दो तरह की संभावनाएं खुलती हैं। पहली, रीतकालीन कविता के लोक से रिश्तों की संरचनाएं दिखने लगती हैं और हिंदी की स्थापित आलोचना परंपरा द्वारा उसमें निरंतर डाली जाने वाली दरबारी कविता की बेरहम रोशनी नेपथ्य में चली जाती है। इसी तरह यह पूरा विमर्श जो हमारी आजादी के बाद उभरी जो घरेलू आधुनिकता है, उस घरेलू आधुनिकता पर नई निगाह डालने की अपील भी करता है। उस घरेलू आधुनिकता को हम लोग किस तरह प्रोसेस करें, किस तरह समझें, किस तरह वह घरेलू आधुनिकता अपनी तमाम आधुनिकपन के बावजूद जो कि ऊपरी किस्म का आधुनिकपन लगता है, वो दरअसल है क्या। यह संभावना दिखाती है कि गणकालयों, महलों, रनिवासों और हरमों में होने वाली जेंडर और सेक्सुअलिटी की अन्योन्य क्रिया जब रीतकाल में जनभाषा के सहारे ग्रामीण जीवन, खेतों खलिहानों, पनघट और पारिवारिक रिश्तों के संसार में कदम रखती है, तो समाज और परंपरा की नई आलोचना मुमकिन होने लगती है। दूसरी, उस लोक के उस विन्यास की जांच करने की भी नौबत आती है जो परंपरानिष्ठ अंदाज में लोकमंगल होकर प्रकट होता है और मार्क्सवादी विमर्श में तो लोकमंगल बनकर मिथ की आयाम ग्रहण कर लेता है। खास बात यह है, एक तीसरा प्रगतिशील लोक भी है जिसको पैरोकार इन दोनों लोकों से भी ज्यादा जिसके पैरोकार खुद को इन दोनों लोकों से भी ज्यादा रेडिकल मानते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम उसकी भाषा पर नजर डालें तो भाषा काफी सेक्सुअलाइज नजर आती है। धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर रुकूंगा और मैं चाहूंगा कि इस मेरे वक्तव्य के ऊपर कुछ प्रतिक्रियाएं हों, मुझसे कुछ बातें पूछी जाएं, मेरी कुछ आलोचनाएं की जाएं, ताकि मैं भी अपनी बातों को नए सिरे से समझ सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तस्वीर नहीं आ रही है भाई जी। जी हाँ, अब आ रही है जी। जी भैया जी, मैंने तो वक्तव्य पूरा कर दिया है। जी जी। अब आप सभी श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध है कि पूछें, आप सवाल पूछें। बजरंग जी भी हैं, सवाल पूछ। मेरा सवाल ये था कि मैं थोड़ा बाद में ज्वाइन कर पाया और इसलिए मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि सवाल मेरा वैलिड है भी कि नहीं है।
सुनते हुए कि ये नायिका भेद है, उसका जाति भेद से कोई रिश्ता बनता है क्या? दोनों के ही बहुत बहुत से रूप है, क्रिएशन हुआ है जाति और जातियों का और नायिकाओं का। इनमें कोई मतलब कोई रिश्ता है, जाति भेद और नायक? अब बजरंग भाई, जहां तक मेरी समझ बनी है और मैंने खास तौर से इसमें दावा तो मैंने लेख में किया है कि नायिका भेद जाति भेद से या नस्ल भेद से जुड़ा हुआ नहीं है और उससे अलग तरीके से संसाधित हुआ है, क्योंकि जो रीतिकालीन कविता है और जो रीतिकालीन कविता के इर्द गिर्द जो विमर्श विकसित हुआ पुराने जमाने में और बाद में भी विकसित हुआ, उसमें तो जाति के साथ में उसका ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ा। अगर आप इस विषय पे कुछ प्रकाश डाल सकते हो तो जरूर डालें। नहीं, आपको सुनते हुए कि ये सवाल जरा पूछूं मैं आपसे। नायिका भेद के सवाल से ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किस तरह से क्या कहते हैं मुखातिब होता है, ये भी एक सवाल है। देखिए, जहां तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रश्न है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सेक्सुअलिटी के विमर्श से दिक्कत है, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विक्टोरियन सेक्सुअल मॉरलिटी से बहुत प्रभावित है। एक तरह से देखा जाए तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विक्टोरियन सेक्सुअल मॉरलिटी की गिरफ्त में है और बहुत कड़ी गिरफ्त में है। न केवल वो शुरुआत से गिरफ्त में था, उसके बाद भी आज तक वो इस गिरफ्त में है। अगर आप पार्थ चटर्जी को देखें, जहां वो अंदर और बाहर की दुनिया के बारे में चर्चा करते हैं और उसे हमारे सामने खोल कर रखते हैं, तो उसमें कहीं भी सेक्सुअलिटी विमर्श उस पूरी प्रक्रिया से दूर ही रहता है। और जो विक्टोरियन सेक्सुअलिटी का जो दमनकारी स्वरूप है, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से डीसेक्सुअलाइज कर दिया है। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए तो नारीवाद रीतिकालीन विमर्श हमेशा ही अछूत रहेगा। सही बात है विजय। क्या अभय जी, मैं बिल्कुल ये इस क्षेत्र से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, पर फिर भी मैं एक ले पर्सन की तरह जानना चाहती हूँ, क्या दूसरी भाषाओं में भी इस प्रकार की रचनाएं, इस प्रकार का हमें साहित्य मिलता है? और दूसरा कि इसकी शुरुआत, जैसे आपने कहा था कि ये 200 वर्ष का पीरियड रहा है रीतिकालीन का, तो क्या इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि जो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल वुमेन ईयर के बाद आनी जैसे एकदम से शुरू हुई थी, तो क्या इस तरह का कुछ प्रभाव रहा था उन पर, जो इसकी जब नायिका प्रधान या फीमेल मेल का जहां से शुरुआती दौर हुआ था, और उसकी प्रतिक्रियाएं क्या हुई उस समय पे? जी, जब मैं इस विषय पे काम कर रहा था, तो मैंने अन्य भाषाओं के साहित्यकारों से और अन्य भाषाओं के साहित्यिक विमर्शकारों से संपर्क किया और उनसे बातचीत की। तो मुझे पता चला कि रीतिकाल जैसी परिघटनाएं अन्य भाषा संसारों में भी हुई हैं। वहां भी इसी तरीके से संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर रीतिकालीन काव्यशास्त्र, एक नई तरह के काव्यशास्त्रों की रचना करने के प्रयास हुए हैं। मुझे उनके बारे में उस तरह से जानकारी नहीं है जिस तरह हिंदी के बारे में जानकारी है, लेकिन मुझे यकीन है और मुझे पता है कि ऐसा सब जगह हुआ है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये कब से हुआ, क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि ये इसकी शुरुआत हिंदी में और ब्रज भाषा में केशव दास से होती है। केशव दास ने जब रसिक प्रिया लिखी, और इस एक साथ 2 ग्रंथ उनके और हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तब ये प्रयास दिखाई पड़ता है कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की मदद से एक रीतिकालीन काव्य पद्धति सामने आ रही है। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, तो मेरे अपने इलाके में, जो कि महाकवि देव, जो रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, उनके इलाके का रहने वाला हूं मैं, तो वहां पर एक शरदकालीन महोत्सव होता है हर साल। वो कम से कम 60-70 साल से होता है शरदकालीन महोत्सव।
उस शरदकालीन महोत्सव में एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें छात्र और नौजवान भाग लेते थे। उस प्रतियोगिता में एक तो महाकवि देव की कविता पढ़नी होती थी और दूसरे उसी कविता की तर्ज पर अपनी बनाई हुई कविता सुनानी पड़ती थी। वैसा ही कवित्व, वैसा ही सवैया सुनाना पड़ता था और जिसकी कविता श्रेष्ठ होती थी और जो बहुत अच्छे स्वर में महाकवि देव की कविता का पाठ करता था उसको पुरस्कार मिलता था, पुस्तकें वगैरह उसको पुरस्कार में, नगद पुरस्कार नहीं होता था, भेंट की जाती थी। तो ये इस तरह की प्रतियोगिताएं उस पूरे क्षेत्र में काफी प्रचलित थी, हर साल हुआ करती थी। तो कविता लिखने के तौर तरीके सामान्य जनता में लाए जाएं और एक तरह का सार्वजनिक रूप से काव्य शिक्षण हो। कविता लिखना केवल अभिजनों की चीज न रह जाए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ही उन्नत स्तर के लोग ही कविता न लिखें, केवल वही लोग कविता का रसास्वादन न करें। सामान्य लोगों के बीच में भी कविता आए और काव्य रचना की, काव्य कला की पद्धतियां उनके बीच में लाई जाएं, उनका प्रचार हो। ये ऐसा काव्य शिक्षण का आग्रह इस पूरे विमर्श के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें सांस्कृतिक कल्चरल डेमोक्रेसी बहुत ऊंचे स्तर की है। इंदु पूछना चाह रही है। जी जी, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट। ओके, अभय जी, ये मेरा विषय तो कतई नहीं है, इसलिए जो भी मैं सवाल या अपने विचार रख रही हूँ वो एक आपने जो कहा है उसके प्रतिक्रिया में है, या उससे जो मेरे दिमाग में जो सवाल उठते हैं। कुछ तो साहित्यिक स्तर पर जो आपने रीतिकाल और ब्रज भाषा से जुड़ी कविता और सृजन की बात की, तो मेरा उसमें आपसे ये सवाल था कि भक्ति काल का जो दौर है उसमें लेखन ब्रज भाषा के अलावा और जो भाषाएं कह लें या डायलेक्ट्स कहते हैं हम अंग्रेजी में, मुझे उससे बेहतर वर्ड नहीं आ रहा, तो क्या जो प्रवृत्ति आपको ब्रज भाषा के लेखन में दिखती है, क्या औरों में भी उसी तरह की प्रतिक्रिया या विकास दिखता है, छवि दिखती है, या उससे कुछ अलग है? उसमें मतलब भक्ति काल एक लंबा दौर है और उसमें अलग अलग तरीके के लेखन दिखता है, स्त्री पुरुष, मैथिल अवधि, मतलब मैथिल तो कम, अवधि का जरूर कुछ दिखता है, तो उनमें क्या कुछ अलग अलग रुझान दिखते हैं? ये मेरा एक आपसे सवाल था, क्योंकि मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ। दूसरी आपने जो प्रश्न पूछा वो बिल्कुल ठीक है। इस जो रीतिकालीन काव्य विमर्श है और रीतिकालीन कविता है उसका संबंध ब्रज भाषा से अधिक है और जो ब्रजभाषी क्षेत्र है उससे अधिक है। इसका एक प्रमाण तुलसीदास में ही मिलता है। तुलसीदास मुख्य रूप से अवधि के कवि थे, रामचरितमानस अवधि में है, लेकिन कवितावली एक ऐसा ग्रंथ है जो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। अच्छा। वहां पे आपको मैंने उसका उदाहरण भी दिया है कि किस तरीके से वहां पे जो श्रृंगार और नायिका भेद की झलक वहां पर आपको कवितावली में दिखेगी। सूरदास मुख्य तौर पर ब्रज भाषा के कवि थे, सूरसागर ब्रज भाषा में है, तो वहां भी आपको वो चीज दिखती है। रहीम पे भी ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो ब्रज भाषा में मुख्य तौर, असल में ब्रज भाषा की जो हैसियत है वो आधुनिक हिंदी के उदय से पहले एक बहुत बड़ी हैसियत है। आधुनिक हिंदी के उदय से पहले जितनी भी, जिनको आज आप हिंदी में गलत तरीके से हिंदी की बोलियां कहते हैं, जो हिंदी की बोलियां नहीं है, मैं उनको जनपदी भाषा या देश भाषा कहना पसंद करूंगा। और वर्नाक्युलर शब्द तो मुझे बहुत अपमानजनक लगता है, उसका इस्तेमाल मैं करता ही नहीं। मैं सब लोगों से अपील भी करता हूँ कि वर्नाक्युलर शब्द का इस्तेमाल न करें, खासतौर से उन देशों में जिनको जो उपनिवेशवाद से पीड़ित रह चुके हैं, उन देशों को तो वर्नाक्युलर शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। बहरहाल तो ब्रज भाषा एक बहुत बड़ी चीज है। वो दरअसल कई रियासतों में दरबारी भाषा भी है और उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर विमर्श, साहित्य और गद्य पद्य रचा जा रहा है ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा का प्रभाव इतना था कि जब आधुनिक हिंदी का उदय हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने में भी देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पहले महारथी माने जाते हैं, लेकिन वो केवल गद्य ही हिंदी में लिखते थे। पद्य लिखने के लिए वो ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे
और ये माना जाता था कि हिंदी में, आधुनिक हिंदी में वो लास्य नहीं है जिससे कविता लिखी जा सकती है। तो बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने खड़ी बोली का पद्य नामक एक आंदोलन चलाया, एक पुस्तक भी लिखी उन्होंने। उसके बाद से धीरे धीरे और बहुत लोगों के आग्रह के कारण हिंदी में कविता लिखना शुरू हुआ, वरना पहले बिल्कुल विभाजन साफ था। गद्य हिंदी में लिखा जाता था और पद्य जो है ब्रज भाषा में लिखा जाता था। ब्रज भाषा दरअसल बहुत बड़ी चीज थी। वो आधुनिक हिंदी के उदय से और हिंदी राष्ट्रवाद के उदय और प्रचार प्रसार और उसकी लगातार शक्ति बढ़ते चले जाने के कारण ब्रज भाषा अब केवल बोलचाल की भाषा में सिमट कर रह गई है। बहुत कम ही मेरे ख्याल से उसमें साहित्य रचा जाता है, लेकिन ब्रज भाषा बहुत बड़ी चीज थी। इसलिए ये पूरा का पूरा जो रीतकालीन विमर्श है, दरअसल संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर ब्रज भाषा में जो लिखी रचनाएं हैं तो उन पर आधारित। मैं आपको, आपने शुरू कर दिया इसलिए मैंने टोका नहीं, पर मैं उसी से जुड़ा एक और सवाल भी था मेरा। वो ये था कि अगर हम देखें कि जो कृष्ण राधिका का जो पूरा क्षेत्र है, जो ब्रज भाषा का भी क्षेत्र है, और जब हम अयोध्या तक पहुंचते हैं तो उन दोनों के बीच में जो मूल कथाएं हैं महाभारत और रामायण की, जो मूल कथाएं हैं, उन दोनों के बीच में सोसाइटी का भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट अलग अलग दिशाओं में होता है। और जो रामायण का जो अयोध्या का जो पूरा एक संदर्भ है, वो एक ज्यादा विकसित राज्य और राज व्यवस्था और एक पेजेंट सोसाइटी का ज्यादा है, जबकि जो कृष्ण से जुड़ी हुई जो मूल कथाएं हैं, जो महाभारत में भी अगर हम देखें, वो एक अर्लियर फेज का है। इन दोनों फेजेस में अगर हम मटेरियल हिस्टोरिकल कंडीशंस के संदर्भ में देखें तो वास्तव में औरत की भी स्थिति फर्क है इन दोनों समाज संदर्भों में भी। अगर हम देखें कहीं ये सवाल उठता है कि क्या उन मूल कथाओं के जो संदर्भ हैं वो उन परंपराओं में आगे भी जारी रहते हैं क्या, ये एक सवाल है। ये मैं एक मतलब क्योंकि मेरा विषय हिस्ट्री रहा है इसलिए उस संदर्भ से मैं ये पूछ रही थी। और क्योंकि हम लोग जब रामायण दोनों एपिक्स की हिस्ट्री में हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उनके सामाजिक संदर्भ, उनके अंदर जो सामाजिक विभेदीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उन चीजों को और उसी के संदर्भ में जेंडर को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये मैं सवाल पूछ रही थी। लेकिन दूसरी मेरी एक टिप्पणी है जो मैं क्योंकि आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो वो दूसरी आपके बाकी उस पर एक टिप्पणी है जो आप सवाल कर रहे हैं, और जो एक सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेक्सुअलाइज्ड वुमन, और लेकिन ऑल्सो एक ऑटोनोमस सेक्सुअल बीइंग ऑफ वुमनहुड की जो असर्शन है, इन दोनों में कहीं कोलैप्स कर रहा है। एक सेक्सुअलाइज्ड वुमन और एक ऑटोनोमस सेक्सुअल असर्टिव वुमन, इन दोनों में फर्क होता है। लेकिन कहीं कहीं जो लेखन हमें दिख रहा है उन दोनों में इस फर्क को हटा करके कोलैप्स किया जा रहा है एक तो। और उसमें मेरी ये समझ थी कि जहां आप इस पर अगर, क्योंकि इस पर आप काम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें और काम की जरूरत है इन संदर्भों से। लेकिन मुझे लगा कि जो आपने शुरू के दौर में जो लेफ्ट और राइट का जो एक बैकग्राउंड दिया ना, दोनों के क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं दोनों खेमों से, मुझे लगता है थोड़ा सा स्कीमेटिक है, थोड़ा सा स्कीमेटिक है। लेफ्ट के अंदर से जो आपने पूरा कि मार्क्सवादी खेमे ने ये कहा, इस तरीके की प्रतिक्रिया है, मैं समझती हूँ वो ज्यादा एक और आंदोलन के अंदर तो कम से कम महिला आंदोलन के अंदर तो काफी बहस हुई, और काफी बहस के साथ साथ उसमें क्या पोजीशंस ली गई, ली जाएं, इन पर बहुत बहुत ही रिच बहस है। और उसको बिल्कुल स्कीमेटिक तरीके से रखने में मुझे लगता है कि आपका जो चिंता है आपकी, वो कहीं आप अपनी चिंता को उस स्कीमा में बिठाने के चक्कर में कहीं वो जो आपकी क्वेरीज होनी चाहिए, जो आपकी सर्च होगी, वो कहीं थोड़ा
पीछे ना हट जाए। तो ये सवाल था मेरा। नहीं, आपने जो बातें कही हैं वो सबका स्वागत है और उन सब बातों से मुझे सीखने का मौका मिलेगा। कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पूरी बात। पहली बात तो ये है कि मैंने इसमें स्पष्ट किया है कि जो रीतिकालीन विमर्श है वो एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय परिघटना नहीं है। वो एक खास समय में जन्म लिया है उसने 200 साल पहले, वो 1857 के पहले के 200 साल हैं, उसमें जन्म जरूर लिया है उसने, जबकि भक्तिकालीन विमर्श भी विकसित हो रहा था और वीर रस का काव्य भी विकसित हो रहा था। ऐसे समय में जन्म जरूर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं है कि कोई रीतिकालीन समाज कोई हो। भक्तिकालीन समाज के प्रमाण तो उपलब्ध है, भक्तिकालीन समाज के प्रमाण तो समाजशास्त्रीय रूप से, ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध है। इसी तरीके से वीर रसकालीन समाज के प्रमाण भी ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध है। लेकिन रीतिकालीन विमर्श एक ऐसा विमर्श है जिसकी समाजशास्त्रीय संरचनाएं उपलब्ध नहीं है, जो किसी इतिहास का अंग नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज प्योर डिस्कोर्स है। चूंकि ये प्योर डिस्कोर्स है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता किसी एक देश काल के साथ में बंधी हुई नहीं है। ये जब रीतकालीन विमर्श उन 200 साल के पहले भी प्रासंगिक है ये, और उस 200 साल के बाद भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसके केंद्र में सेक्सुअलिटी है और खासतौर से स्त्री की सेक्सुअलिटी है। हमें देखना ये होगा कि ये किस समय, किस जमाने में ये बनाया जा रहा था विमर्श, कब इसकी बुनियाद डाली जा रही थी, कब ये विकसित हो रहा था। ये एक ऐसे समय में विकसित हो रहा था जबकि भक्तिकालीन विमर्श का बोलबाला था, और भक्तिकालीन विमर्श में स्त्री को पूरी तरीके से डिसेक्सुअलाइज कर दिया गया है। वहां पर श्रृंगार रस का आध्यात्मिक रूप ही सामने है, डिजायर है ही नहीं उसके अंदर, फिजिकल डिजायर है ही नहीं उसके अंदर। जो है भी तो वो दूसरे रूपों में है, जैसे मीरा को देखिए आप, अंडाल को देखिए और लोगों को देखिए आप। तो ऐसे समय में स्त्री की सेक्सुअलिटी पर या सेक्सुअलिटी के मुद्दे पर ही विशेष रूप से इस विमर्श में जोर दिया गया। इसलिए लग सकता है कि इसमें ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता के ऊपर सेक्सुअलाइजेशन बहुत ज्यादा हावी है, जबकि मैं ये समझता हूं कि जो डिसेक्सुअलाइज्ड स्त्री है या डिसेक्सुअलाइज्ड भक्त है, ये दोनों जब सेक्सुअलाइज्ड होते हैं तो वहां पे ऑटोनॉमी की संभावना खुलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑटोनॉमी मिल ही जाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं कोई चीज मिलती है। उसके लिए आंदोलनों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सोच विचार की जरूरत पड़ती है, उसके लिए संस्थागत उपायों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सुधारों की जरूरत पड़ती है, बहुत चीजों की जरूरत होती है वहां। लेकिन जब सेक्सुअलिटी होगी तो ऑटोनॉमी भी खुलेगी। अगर सेक्सुअलिटी नहीं होगी तो जो ऑटोनॉमी होगी उसकी प्रकृति अलग तरह की होगी, वह प्रकृति नहीं होगी जो हम सेक्सुअलिटी डिस्कोर्स में, जिस प्रकृति को हम लोग चिन्हित करते हैं। एक बात तो मुझे यहाँ पे ये कहनी है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, जो कि आपने कहा ना, रामायण और महाभारत में स्त्री का रूप बदल रहा है, समाज के रूप बदल रहे हैं। चूंकि ये प्योर डिस्कोर्स है और इसकी कोई सोशियोलॉजी उपलब्ध नहीं है, इसकी कोई ऐतिहासिकता उपलब्ध नहीं है उस जमाने में, इसीलिए ये इसमें जातियां नहीं दिखाई पड़ती आपको, इसीलिए इसमें क्लास नहीं दिखाई पड़ता। ये राजा के रनवास से लेकर बिल्कुल साधारण एक खलियान तक जो है ये विमर्श जो है वो हो रहा है। अब ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, इसमें जाति की गई क्या की गई है, ये कपोल कल्पना है कि वास्तविकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये हो रहा है। इसमें राजा के दरबार में भी रीतिकालीन कविता लिखी जा रही है और पंचायत के स्तर पर भी रीतिकालीन कविता लिखी जा रही है, दोनों स्तरों पर रीतिकालीन कविता लिखी जा रही है। और जो रीतकालीन कवि हैं वो राजाश्रय में भी कविता लिख रहे हैं, वो बार बार राजाओं की नौकरियां छोड़कर दूसरे किस्म का जीवन भी, सामान्य जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। इन सब सारे जो रीतकालीन कवि हैं, इन कवियों का इतिहास देखिए, ये राजा मुख्य तौर पर दरबारी कवि राजाओं की नौकरियां करने जाते हैं और राजाओं की नौकरियां करते हैं, फिर बीच बीच में छोड़ के चले भी आते हैं नौकरियां करके और दूसरे तरह का जीवन भी व्यतीत करते हैं। तो ये रीतकालीन कवियों का अगर आप जीवन देखें तो उनके जीवन का, अगर उनकी जीवनियां अगर लिखी जाए, उनके ऊपर गौर किया जाए, तो शायद इस पूरे विमर्श की एक ऐतिहासिकता और उसका एक पूरा समाजशास्त्र जो है
वो कुछ बन के हमारे सामने आए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। मोटे तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जहां आप कहती हैं कि ये एक स्कीमेटिक है, वहां पे मेरा कहना है कि मैंने पत्रकारिता और एकेडमिक्स की दुनिया में आने से पहले काफी अरसे तक एक CPI-ML नामक संगठन में 8 साल तक होल टाइमर काम भी किया है, होल टाइमर के तौर पर काम भी किया है। तो कम्युनिस्ट पार्टियां किस तरीके से काम करती हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से देखा है। एक होल टाइमर की जीवन क्या होता है, एक कार्यकर्ता का जीवन क्या होता है, मैं खुद उसके अंदर 8 साल तक भागीदार रहा हूँ। और कम्युनिस्ट पार्टियों की सेक्सुअलिटी के बारे में, नारीवादी विमर्श के बारे में क्या राय है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मुझे उसके बारे में आपका समय मैं खराब नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता और एक कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता सेक्सुअलिटी के मामले में बिल्कुल एक ही धरातल पर खड़े हुए। दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं होता। बहुत फर्क है अभय जी, और बहुत विविधता है, उसमें कोई एक रूपता नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टीज के तहत भी एक ही एटीट्यूड होगा, मतलब अपना अपना अनुभव होता है। मैं तो कहूंगी एक विविधता है वहां, विविध सोच है, विविध प्रतिक्रियाएं हैं। उसको आप एक तरफा रूप से पेश करेंगे तो मुझे लगता है कि जो गेन्स हुए हैं, जितना आगे बढ़े हैं। सॉरी मैं टाइम बहुत ले रही हूँ और मुझे तो खुद जाना था, दूसरे प्रोग्राम में जाना है मुझे अभी। तो पर मैं कह रही हूँ आप इस पर विचार कीजिए। ये तो अपनी अपनी राय हो सकती है, अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर दोबारा गौर करूंगा। हाँ, लेकिन कंजर्वेटिज्म है वो दोनों की विषय। वो ठीक है, एक एलिमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म तो हर राजनीतिक रुझान में दिखेगा और कम्युनिस्ट के बीच भी दिखेगा डेफिनेटली, उससे तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन एक विविध प्रतिक्रिया आती है, एक तरफा एक रूप प्रक्रिया नहीं आती है। और आंदोलन, जब महिला संगठन आते हैं उस पिक्चर में, तो वो चाहे वो ML के कार्यकर्ता हो, चाहे M या I या जो भी, और मुझे लग रहा था आपने सोशलिस्ट को तो बिल्कुल बाईपास कर दिया, जहां सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी दिखी औरतों के प्रति। सोशलिस्ट के काम में और प्रोग्राम में और राइटिंग में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी दिखती है। पेपर में छूट गया है, लेकिन मैंने उसके ऊपर भी कुछ कहा है। मौका पड़ेगा तो मैं उसको भी साझा करूंगा आपसे। जी जी, ठीक है, ठीक। स्मिता जी, आप आवाज नहीं आ रही। हाँ विजय, स्मिता कुछ बोलना चाहती है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। Thank you. If you don't mind, I'll speak in English because then I can express myself quicker. Sure. And the point is that, I would like you to turn to, the Hindavi influence, because that's not your period, but surely that has influenced the Ritikal also. And especially because you have this amazing poetry from Mullah Daud and others, the Premakhyans emerging in Jaunpur and various other places. So things like Chandayan, and I'm really interested in that connection with your period to see how it influenced this, all that you have said, and also the influence of the Sufis on this, on the ideas, especially on the ideas of this time, especially all those things that you talked about. So if you can say something about that, I'd really like it very much. Thanks. जिस विमर्श का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके अंदर एक प्रेम मार्गी धारा है जो मुख्य तौर पर भक्तिकाल के साथ जोड़ी जाती है। दिक्कत की बात यह है कि हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में जो प्रेम मार्गी सूफी और ये धाराएं जो हैं, इनको प्रेम मार्गी धारा बनाकर भक्तिकाल के साथ नक्की कर दिया गया। अब इसको वहां से एक्सकेवेट करके इसको रीतकाल में लाने के लिए साहित्य के इतिहास की एक बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक थोड़ी खास तरह की कवायद करनी पड़ेगी, तब उसको इधर लाना पड़ेगा और उसको फिर रीतकालीन संदर्भ में रखना पड़ेगा। ये भी I think it's quite well known and much talked about that, for example, Ramcharitmanas was influenced by these writers who wrote the same kind of, sort of poetic language. I mean, he borrowed from Chandayan and others. Those were the precursors to the Ramcharitmanas. Would you agree?
I have very little knowledge about this particular aspect of Ramcharitmanas, that it was influenced by Chandayan. Padmavat was something. Padmavat, yes, Why, maybe Padmavat. because Padmavat was in Awadhi, but its script was Farsi. Padmavat's script was Farsi. So maybe Tulsidas was influenced by Padmavat, but I am not very sure about the Chandayan. जी, और कोई? और कोई सवाल? The Behel you named, Yeah. is that Aditya Behel that you are talking about? Kali Charan Behel. AC Behel. I can send you the reference. Yes. That's a very interesting discourse. You will be very happy to read it. बसंती जी। हाँ अभय जी, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपके जो लेख जो आपने पढ़ा उसका कुछ कॉपी हमें मिल सकती है? जरूर 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 जरूर, मैं भेज दूंगा पूरी कॉपी। तो अगर मिल सकती है तो बहुत अच्छी होगी। आई विल गेट इन टच, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट सामग्री है। हाँ, मैं जो पढ़ा है, जो प्रेजेंटेशन किया है, ये मेरे 2 लेखों से निकाली गई सामग्री है। मैं वो दोनों लेख आपको जी जी। उसमें एक लेख खास तौर से रीतिकाल और हिंदी में जो साहित्य लेखन है उसकी समस्याओं के ऊपर है। दोनों ही प्रकाशित हो चुके हैं लेख। और एक लेख खास तौर से हिंदी की साहित्यिक दुनिया में किस तरीके से नारीवाद किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है इसके ऊपर है। वो दोनों भेज दूंगा आपको। ये जो आपका जो पब्लिकेशन है रीतिकाल संहार और नायिका द्वेष, क्या उसमें भी इसके कुछ मिलेंगे? हाँ, एक तो लेख यही है, रीतिकाल संहार और नायिका द्वेष, और एक लेख है इतिहास की एक नई अर्थकारी परिघटना। जी। ये लेख मिलेगा आपको। और इसलिए मैंने CSDS में इसका एक प्रेजेंटेशन भी किया था, इसको फिनिशिंग टच देने से पहले, और उसमें बहुत अच्छे सुझाव आए थे। तो आप लोगों ने भी सुझाव दिए हैं, इस रोशनी में फिर से मैं देखूंगा इसको। और कोई सवाल है? नयन को आप बुला सकते हैं विजय? हाँ हाँ हाँ, बस दो शब्द मैं कहना चाहूँगा। हाँ हाँ, तो एक तो अभय जी ने अपना कीमती समय दिया। आप सबको पता होगा और कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते हो कि अभय जी आज हिंदी के उन कुछ चिंतकों में अग्रणी स्थान रखते हैं जिन्होंने अनथक प्रयासों से हिंदी को ज्ञान और समाज विज्ञान की भाषा के रूप में स्थापित और प्रतिष्ठित किया है। और इस लिहाज से वो हमारे लिए, कम से कम मुझ जैसे लोगों के लिए, प्रेरणा स्रोत है। दूसरी बात ये है कि जो आज के वक्तव्य से भी आप लोगों को मतलब आज के वक्तव्य से भी जाहिर हुआ है कि अभय जी साहित्य का भी जब पाठ करते हैं तो समाज शास्त्रीय उपकरणों का उपयोग करते हैं और इस तरह पाठ करते हैं कि आप खुद अपने पढ़े हुए को भी फिर से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और नया भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर देते हैं। तो अभय जी को लगातार हम लोग हालांकि वो अपने आप को साहित्य में अनामंत्रित कहते हैं, उचित ही कहते हैं, क्योंकि समाज शास्त्री पृष्ठभूमि है तो समाज शास्त्र और साहित्य का थोड़ा सा अलग ये रहा है। अब मैं अपने साथी नयन से अनुरोध करूंगा कि वो दर्शकों, श्रोताओं और अभय जी को सेंटर की ओर से धन्यवाद दें। धन्यवाद विजय। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। संवाद श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का CWDS की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अभय जी को विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी
जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना बेहतरीन वक्तव्य दिए एवं कई नए तथ्यों से हम सबको अवगत कराए। CWDS आपका आभार व्यक्त करता है। वैसे आज का कार्यक्रम काफी अच्छा रहा, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ये आगे और चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय और सभी जो जी जिन्होंने भाग लिया इस कार्यक्रम में और मेरी बात सुनने की जहमत उठाई, उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी धन्यवाद धन्यवाद सर। फिर मुलाकात होती है किसी दिन। जी बहुत अगली बार आमने सामने। हाँ बिल्कुल।